का दिन है आज। बहुत सारे चेहरे हमारे पुराने हैं और जो नए हमारे श्रोता जुड़े हैं उनके लिए वो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि बहुभाषी कहानी पाठ के लिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। और ये जो रो हम देख पा रहे हैं इस लाइन में दरअसल ऐसे ऐसे दिग्गज और आप सबके लिए चिर परिचित चेहरे बैठे हुए हैं जिनका परिचय मैं अभी देने वाली हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो भोपाल से ही बाहर नहीं, मध्य प्रदेश से भी बाहर से हैं। ये कहा जा सकता है कि भारत से भी बाहर पूरा देश और विदेश यहाँ मौजूद है। तो एक बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ हैं और उनसे हम शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पसंद आएंगी, कि जो हमारे कार्यक्रम से भी जुड़ती हैं, जो इसकी रूपरेखा है हमारे एशिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव की अगर हम बात करें उन्मेष की, कि भाषा अनेक भाव एक, राज्य अनेक तो राष्ट्र एक, पंथ अनेक लक्ष्य एक, बोली अनेक तो स्वर एक, रंग अनेक तिरंगा एक, समाज अनेक भारत एक, रिवाज अनेक तो संस्कार एक, योजना अनेक तो मकसद एक, कार्य अनेक संकल्प एक, राह अनेक मंजिल एक, ऐसे ही चेहरे अनेक लेकिन मुस्कान एक। जोरदार तालियों से हम गुंजायमान करते हैं इस कक्ष को और अब आगे बढ़ते हैं विधिवत रूप से। सबसे पहले जो अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम की उनका परिचय मैं देती हूँ। हमारे साथ बसवराज कलगुड़ी जी मौजूद हैं जो अध्यक्षता करने वाले हैं इस कार्यक्रम की। उनका परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। बसवराज जी जो प्रख्यात कन्नड़ लेखक हैं, आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ पत्रिकाओं के संपादन के अलावा आपने 8 पुस्तकों का भी संपादन किया है। आपको शंबा आध्यान मंडली संशोधन प्रशस्ति, कर्नाटक साहित्य अकादमी पुस्तक पुरस्कार, डॉक्टर MM कलबुर्गी पुरस्कार और संस्कृति मंत्रालय द्वारा टैगोर छात्रवृत्ति पुरस्कार प्राप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है सर। आगे बढ़ेंगे, अब सिलसिलेवार परिचय करवाते हैं और मैं इसलिए कम वक्त लूंगी क्योंकि अध्यक्ष महोदय को भी वक्त चाहिए और वक्त चाहिए उन सबको बराबर से जिन्होंने बहुमूल्य समय निकाला। अपूर्व कुमार सैकिया जी प्रख्यात असमिया लेखक अपूर्व कुमार सैकिया जी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब संप्रति और आप ESIC मॉडल अस्पताल गुवाहाटी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आपके 9 कहानी संग्रह, 1 निबंध कहानी संग्रह और 1 संपादित कृति है। आपकी उल्लेखनीय कृतियां हैं ब्यार्था नायक, बैंग सता, चतोर उरोही सभी कहानी संग्रह हैं और असमिया मनुहर जीन निबंध कहानी संग्रह है, ये सब शामिल है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, जादव शर्मा मेमोरियल पुरस्कार, अंबिका गिरी रॉय चौधरी पुरस्कार जैसे कई सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब बैठे हुए हैं जिनका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी इसलिए भी हो रही है क्योंकि इनके गीत मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन ये वो गीतकार नहीं है। मुकेश जी के गीत जरूर जाने जाते होंगे, लेकिन हमारे साथ मुकेश वर्मा जी हैं, प्रख्यात कथाकार। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। खास नाम ले लेती हूँ, खेलनपुर, इस्तागासा, सत्य कथा, कहीं नहीं जाती वाकई और नमस्कार नाना। आपने कथा देश और कथा भोपाल का संपादन किया है और आप वनमाली पत्रिका, ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, सब इससे वाकिफ होंगे। वनमाली पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। आप वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष और आईसेक्ट प्रकाशन के निदेशक हैं। आप दुष्यंत राष्ट्रीय सम्मान, रमाकांत स्मृति कथा सम्मान, सारस्वत सम्मान, वागेश्वरी सम्मान, वनमाली कथा सम्मान और अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान आदि से सम्मानित। बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे, अब परिचय करेंगे विजय कुमार नायक जी से। वर्तमान में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के अतिरिक्त प्रेस सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप ओडिया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। आपने ओडिशा साहित्य अकादमी के सचिव तथा ओडिशा सरकार में निदेशक संस्कृति के पद पर कार्य किया है। विजय कुमार नायक जी के 10 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास तथा 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और पिछले 20 सालों से आप ओडिया साहित्य पत्रिका कहानी का संपादन कर रहे हैं। जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत सर। मदन गोपाल लड़ा जी
जो कि हिंदी और राजस्थानी में प्रचुर लेखन उन्होंने किया है। आप उच्च और माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए बीएसटीसी के शिक्षा बोर्ड में रह चुके हैं। आप दूरस्थ क्षेत्रों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आओ गांव चलें परियोजना से भी जुड़े हुए हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए भी नियमित रूप से लिखते आ रहे हैं। आपकी हिंदी में 5 और राजस्थानी में 9 पुस्तकें प्रकाशित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है मदन सर आपका भी। नामदेव तारा चंदानी ये हमारा अगला नाम है और नामदेव सर जो हैं वो प्रतिष्ठित सिंधी लेखक, कवि और आलोचक हैं। सिंधी, गुजराती और हिंदी में आपकी 20 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता, कहानी, आलोचना सहित 3 ई बुक भी शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ फेलोशिप के अलावा आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कुछ अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आप साहित्य अकादमी के सिंधी परामर्श मंडल के पूर्व संयोजक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बसवराज सर का। Thank you so much. Basically, I am a critic. आप कह सकते हैं कि मैं सहृदय हूँ. Actually, I'm not a story writer, but I follow many best stories of different languages of India. And I know that amongst us here, those 5 story writers who are sitting before us are of different ages, and then have a different way of writing stories. Many of the elder writers who are sitting here, whom I have read a few stories actually. मैं बात कर सकता हूँ इंग्लिश में, नो प्रॉब्लम ना? They write actually a kind of imaging the world actually, which is called as a realist trend of writing a story. And amongst us we have a relatively young writer, Apurva Kumar Saikia, who's a doctor in his profession, and he has a very different way of writing a story, in a sense that he brings out his profession as a symbol in his storytelling way of writing actually. I have read one of his story, Toadstool, which has been translated, Toadstool is it not? Toadstool, which has been translated into English and different languages. And here it's a symbol actually. The whole story is a symbol of a town which seems to be a beautiful outside, but at the end of it, he gives a metaphor of a beautiful lady. A town as a beautiful lady looks beautiful, but the end of the track is a digestive system which smells foul actually. So it is a kind of a metaphor that he gives about a developing urban culture amongst us, and then people struggling to survive amongst this developing urban culture. So such type of symbolic writing he used to tell amongst us. As we know, modern Indian story has been developed into many folds in this 100 years, 1 century. From starting from relatively a kind of realistic type of story, which tended to give the image of the world actually, telling how to live, the connections, relationships among the people, the moral values amongst us. These are the things which we see amongst the Navodaya writers of the 20th century beginning. And then it has emerged into many folds, this short story writing in our Indian, different languages of Indian short story writing. And it has told about the existential qualms of the human being. In Kannada, we have Anantamurthy, we have P. Lankesh, who have written
one of the beautiful stories which tells about the existential qualm of the modern man actually. And then in 70s, the short story writing emerged into creating, into inventing different types of problems of society as such. And we had a kind of a revolutionary movement in Kannada literature, as well as I have seen it in Marathi literature also, and in Bengali literature also. There was a sudden emergence of social urgency, to bring out the social urgency, a kind of an exploitation among the different stratas of a society. And the main emphasis of the problems they caught during this one decade of writing is about the exploitation of Dalit society as such. We have our greatest writer, Devanur Mahadeva in Kannada, who has written one of the wonderful stories of our times, which tell the concrete exploitation of the society, segregated society of India. And then, until then, actually, Navya writers, the modern writers of India, especially in Karnataka, used to define this segregated society into two compartments, like Brahmana and Shudra. And Shudra, of course, this was taken from the Lohiat principle as such. Lohia called this world divided into two worlds, actually, a Brahmin world and a Shudra world. But it was a metaphorical in his analysis, actually. The Brahmin, a kind of a mind world, and the Shudra, a kind of an experiential world. He wanted to see that modern India should combine these two to form a new kind of awareness. But in Karnataka, the writers actually exploited the experiences of a Shudra world as such, non-Brahminical world. And many writers exploded during these times, like Tejasvi, Anantamurthy, and Chittal wrote in different ways during these times. And of course, after 80s, we know that Indian literature had emerged into a new fold, taking into the consideration of the exploitation of a woman as such. The feminist literature developed into many kinds, different folds, different types of exploitation. Did it catch actually? We know Mahashweta Devi, who has been writing since 20th century. Now, later on, the way she explored in her stories the different types of exploitation, not only sexual, but also the economical way of exploitation that had been done in our society. In Kannada also, many short story writers like Yashwant Chittal, Shantinet Desai explored these possibilities. So short story, to sum up, has developed into many folds. I mean, catching different types of problems as such of a society, of our existence, and different kinds of nuances. It has been telling in a different kinds of narration, as a symbolic way, realism way, and then a kind of what we call magic realism. So these type of writing has been developed in a different way in modern Indian short story. And I think with these words, I think we can call upon one of our short story writers to tell how it inspired him to write a story, short story, why he selected this genre to write his creative writing as such. I think we can call upon Apur Kumar Saikia to tell about his creativity, his creative possibilities, and why he chose short story as a genre to write his creativity, is to tell his creativity as such. Thank you. Thank you, respected Kalburiji. Is it working? It is said that every writer start writing by writing a poem first in his early part of his life or her life. I started writing short story from the very beginning, and this bond of short stories and me is still persisting, and I think it will go on and on
till the last breath of my life. It is a very big love story I should rather tell. I wrote my first short story in the very 12 years of my life in my school magazine. And whenever persons ask me that it is a binary life you are writing, you are a doctor as well as you are a writer. It is a binary life. How come you write being a doctor? I tell them that I am initially a writer because I wrote my first story in a very early life of 12 years. Later I became a doctor, and even I chose my specialty as ophthalmology, our specialty, for this only, that I will have some time to write stories, and there is less emergency in my profession, in my subject. So it is a very delicate balance, as if I am balancing, like Sekov told it earlier, that medicine is my wife and writing is my mistress. And whenever I am tired of one, I take my words are a bit different. I take resort to the other wife. That means mistress. It is in a very lighter vein. He told it. This is the case with me also. It is a very delicate balance. It is a parallel life going together. Sometimes literature demands more time from me. Sometimes my profession demands more time from me. This will continue. This is tug of war. This tug of war will continue, still continuing. And I think I'll be able to write till the very last minute of my life. And as well as both are vast fields, as well as I can do justice to my patients also. It is a very difficult job, still not impossible, I think. And this way I am continuing my literary life. And in short, Yeah. yes. Apurva, I think briefly you tell about your writing and then you start reading the stories. Okay. I think we have about 15 minutes, no, madam? So that 10 to 15 minutes. Thing is that I have done a very heroic surgery in my short story because and make it shortened so that I can fit into that 15 minutes allotted time. Yeah. Allotted time. Okay? Yeah. Okay. My story is The Touch. স্পৰ্শ আৰু সতীত্বৰ গল্প in Assamese. At first in her name, then in her supple austerity, in the glimmer of her skin and mane, and at last in the actual girl, did I fall in love with her. We have just crossed the threshold of 17, starting from every neutron, every positron particle to mountains and snow peaks. It was the eon of love. She was my batchmate. In the dissection room of the anatomy hall at the medical college, I met her at close quarters to dismember and analyze a cadaver or corpse. Groups of 8 were being made, and she was as such my body partner. Inscribed in big bold letters on the walls of the dissection room were Confucius's words: I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. I went to college trekking the Narakasal hill without boarding the medical college bus. It is not good for students to indulge in such luxuries. There lies some truth in climbing uphill, being drenched in sweat, plucking a wildflower or two on the way. This glee is only understood and experienced by unprofessional pastime mountaineers. From Ilionjar's Girls' Tale to
a few girls mount uphill on foot. And though our ways are separate, at one point we meet at crossroads. For a short distance, we ascend the hill together. Why don't you take the bus? I ask Ilyonja. Maybe I nudge her to try and find out if she takes the walk only to meet me. We are girls from the Mar tribe of the hills. We are less accustomed to bus journeys. Ilyonja said, remaining dumb for a while, and then, without any interrogation from my end, she blared out, my father is the headman of the Mar Village Council, Lal. Still, we prefer to walk. She said this in English. I was not good in speaking English, but was astute in grammar. My spoken English used to be elongated to long sentences because of the grammar. One day, seeing a feral flower in my hand, Ilyonja said, why do you pluck flowers? Is it at all necessary? Yes, plucking flowers was not necessary. Maybe this was a habit that had unconsciously developed in me. I stopped plucking flowers for her sake. In her request, I discovered a spiritual meaning. A devastating life for Ilyonja on the societal front and for me on the economic front. I was sent money from home, selling 10 paddy from the granary. I survived from means to ends. When the money order arrived, I would call the postman in embarrassment to seclude him from the other boys of my batch. I would talk to him in Marmar to obtain the money. The amount was so meager that I was ashamed of taking it in front of my fellow mates. One day, seeing the postman and me together, they gathered around me saying, Nipurba's money has arrived. You have to treat us to tea. But a glance at the amount of money made them disband one by one. Only Ilyonja remained playfully standing by my side. Would you treat me to tea? In the dissection room, the dead bodies lie naked facing upwards. Embalming treated bodies. Chemicals like formalin are infused through the esophagus to the stomach and other parts to prevent the body from festering and damage. A strong mixed color lingered like a cloud afloat inside the hall room. While opening the book to study the flesh, veins, and arteries, sometimes the fat from the corpses would stick to the book called Cunningham's Anatomy. As such, the pages of the book appear smeared in mustard oil. Feelings of disgust, fear, and elegance lump inside like the formalin suffused flesh and bones. Have you forgotten that you are my body partner, Ilyonja? Where have you been? I chided her in a mellow tone. The issue was that on the particular day, the body part we were supposed to examine was the male urinary tract and genital system. With a coy smile, she made it clear to me that it would not be possible for her to analyze at least this topic with me. After some time, she was seen with a different group of girls examining a male corpse and male genitalia. One day, a parcel arrived through post from Ilyonja's home. Though uncivil, in extreme curiosity and excitement, I myself opened the package to have a look at what was sent from Ilyonja's home. An eye-catching piece of colorful towel-like cloth. I clasped the piece of cloth in affection. Oh, what are you doing? She exclaimed with a distraught look. What have I done? I looked at her dumbstruck. This cloth we call is torn lopon. Men should not touch it. We wrap it around the chest. It is a breastcloth worn by a virgin girl only. Are you one? The words suddenly slipped from my mouth to stumble upon her. After uttering those words, I realized it was inappropriate of me to ask her such a very personal question. Meanwhile, I have come a long way loving her in my mind. No formal announcement as to how long the distance was.
Ileonja was the youngest in her home. The groom would have to pay a high bride price or nuzum to obtain her in marriage. A poor guy like me should not even glance at her. Love wedlocks are encouraged in her community. Then what is the cause of delay? That day only two of us from our group were present for our anatomy class. It was a day to study hand anatomy. With the scalpel in her steady, experienced hands, Ileonja unraveled the tendons of the cadaver's hand along with arteries, veins, and nerves. I was not interested in this. In my inner and outer realms, I was vigorously searching for some medium of utterance to express my feelings. The body we were examining was towards the corner of the hall, and at that height of the bed, even if anything happened to occur, it would not catch anybody's attention. Abruptly, in a flow of emotions and quite swiftly, with partly open eyes, I held Ileonja's soft hand. Down across the globes in her hand, I could perceive, within the arteries and veins of Ileonja's body, a warm, uninterrupted channel of blood was flowing. Eternal was time, surreal, elusive, and hazy. She did not abruptly shake off her hand. With a demure smile, she let time elapse and let her hand be in mine for a while, after which she gently detached from the clutches of my fist. I could discern she wanted to speak, and yet, without even uttering a word, she moved away from me, taking tiny footsteps. And after that, Ileonja disappeared, somewhere without a trace. For a few days, I tried hard to find her whereabouts, but after a point, I gave up searching for her. How can a girl disappear in such a plain and easy manner? Today, after 30 years, I have met Ileonja. She has come as a representative from Imphal to the Northeast India Doctors Meet in Haflong. I was there from Guwahati. I could see her beautiful, simple body cave in. Could not decipher whether it was time or some disease or some emotional mind. Her countenance was still unmatched with glow, so that I could still visit her mind as a voyager. She was exhilarated and animated to meet me. Now, Nipurbo, you are still handsome as ever. Blessings of being a man. Your bodies appear more handsome because of the late rush of female hormones. We came to truce with her prime long back. All right, let go these things now. I shuddered. I have lived with the guilt of all these years. Have you forgiven me for my mistake? I am extremely sorry for that. I should not have indulged in the act in the dissection room that day, years back. What are you saying? Ileonja wanted to burst out in laughter. I have been surviving on that reminiscences of that pleasant and extraordinary experience of that day. In fact, it is me who should thank you. Then why did you? Oh, that day my mother was suffering from cancer and she wanted me close by. I had also applied at the medical college in Imphal. I received the news of securing a seat in Imphal's medical college that day, that very day, when you anxiously caught hold of my hand. Moreover, I had a lover back in Haflong who was qualified and an administrative officer. You asked me a seemingly ghastly question, which I could not answer then. I would answer now. Yes, I was not a virgin, and still I fell in love with you. The elegy of a binary ruptured heart. At one point, I realized that if I prolonged my stay there, it would become impossible for me to survive without you. I just waited for the pretext of an excuse to be angry so that I could gather up the strength to be parted from you.
You were certainly not at fault. My intention was never to make you feel guilty for that incident in your entire life. In fact, it all these years, you have actually been with me. My eyes dampened and camouflage of civility urged them not to weep. There is no place for emotion in medical science. Will you keep a request I make today? Irianja asked. Will you keep holding my hand in the dark until the end of the seminar? Please. I want the feel of your warm touch to stay with me for the rest of my life. Will you please? That's all. कौन कहता है डॉक्टर के सीने में दिल नहीं होता? जोरदार तालियां. थैंक यू सर. Yeah, we'll go for the next short story writer, Mukesh Verma ji. Let it be short story in the sense of its term, actually, because we have only 15 minutes for a writer here. So let it be effective as you read the story as such. Okay, thank you. धन्यवाद। कहानी का शीर्षक है दिलों की एक आवाज़ ऊपर उठती हुई। 365वीं मंजिल से गिरते हुए जब वह अपने होश हवास पर कुछ काबू कर पाया तो उसने देखा कि वह नीचे गिरता ही जा रहा है। वह मदद के लिए उस बड़ी इमारत के सामने चिल्लाया, लेकिन ऊपर के कई माले हमेशा की तरह सख्त बंद हैं। मकान की दरारों में से रह रहकर सिगरेट का धुआं और शराब की गंध लापरवाही से निकल रही है। अपने जिस्म को पत्थर की तरह ठीक सीधे और नीचे ही नीचे जाते हुए उसके दिमाग में सिर्फ मदद मदद की एक आवाज़ गूंज रही है। उसे 305वीं मंजिल के टेरेस पर एक हैरतज़दा आदमी दिखाई पड़ा। उसने हाथ फैलाकर कहा, मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ, बताओ मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो। टेरेस पर सकपकाया खड़ा आदमी अकबका गया और लगभग हकलाते हुए चिल्लाया, अरे रुको, क्या करते हो, मर जाओगे। मैं फिर कहता हूँ कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ। गिरता हुआ वह झल्लाना नहीं भूला। मालूम है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि मैं गिर रहा हूँ और मैं कहीं रुक भी नहीं सकता। लेकिन तब तक वह 288 नंबर के फ्लैट के करीब पहुँच गया। उसने फिर मदद की गुहार की। दरवाजे पर एक चुस्त दुरुस्त बदगुमान शख्स पतलून के जेबों में हाथ घुसेड़े उसे ताक रहा है। उसने तेज आवाज़ में पूछा, क्या है रे, काय को चिल्लाता है, क्या नाम है तेरा, काय को कूदा, भीख मांगने का नवा तरीका निकाला है, 2 लाख दूंगा तो और फटाफट नीचे पहुंचेगा। उसने चाहा कि रुककर वह इस बदतमीज़ आदमी से निपट ले, लेकिन उसे अपनी हालत का ध्यान आया। उसने खुद ही कुछ करने में दिमाग लगाया। जब वह फ्लैट नंबर 259 के पास से निकला तो उसने बिना देखे कहा, भाई मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ। हालांकि ज़मीन पर हरा लॉन है, लेकिन फिर भी चोट तो लगेगी। अब मुझे ज़रा जल्दी से बताओ कि गिरते वक्त मेरा सही पोस्चर क्या रहे, कि पैरों को सीधा रखूं या सिर को हाथों से थामे रहूं ताकि चोट खतरनाक ना बन जाए। फ्लैट की खिड़की से आसमान को घूरता एक मनहूस और बेरोजगार नौजवान उसे देख बहुत दिनों बाद आश्चर्यचकित हुआ और हंसने लगा। फिर यकायक चौंक कर बोला, भाई साहब आप कहाँ नौकरी करते, जगह बताओगे, टेम्पररी या कि परमानेंट, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया से एक बार फिर दुखी होकर अब उसने कभी कहीं पढ़े गए योग के बारे में सोचा। यदि वह श्वास को रोकने का अभ्यास करे या फेफड़ों में से हवा निकाल ले तो क्या शरीर हल्का होकर फूल की तरह आहिस्ते से ज़मीन पर रख जाएगा।
क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ना हो कि फूल जैसा हल्का होकर वह इमारत के किसी खतरनाक कोने से टकराकर छार छार हो जाए। हाथ पांव टूटे तो भी चल जाएगा, लेकिन कहीं जान से हाथ धोना पड़े तो यह तो इतना बड़ा बनकर उसके सामने आया कि इस बार वह फूट फूट कर रोने को हुआ। कुछ बच्चे बचपन और जवानी की सरहद पर खड़े फ्लैट नंबर 226 के तंग बरामदे में कौन सा खेल खेलें, इस बात को लेकर झगड़ रहे हैं। एक भर आवाज में चीखा, सुपरमैन सुपरमैन, इसकी लाल चड्डी कहाँ है, हवा में कहाँ गया, नीचे भाई नीचे। कोरस में आनंद के स्वर गूंज उठे, सुपरमैन। इस क्षण वह फ्लैट नंबर 203 के सामने गिरता जा रहा है। दीवार पर लटके कांच में सूरत निहारता एक अधेड़ शेविंग कर रहा है। उसने दाढ़ी पर चिपका साबुन पोंछा और जोर से हंसा और जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। गिरते आदमी ने फिर वही पूछना चाहा, लेकिन वह हाथ ही हिलाता रहा। यकायक उसने पूछा, तुम गिरे कैसे? अचानक, खुली खिड़की से। और उसने अपनी खिड़की जोर से बंद कर ली। वह अभी भी हवा में है, बेचैन है। उसके शरीर का क्या पोस्चर होना चाहिए वह समझ नहीं पा रहा है। उसने बड़ी आजिजी से उस फ्लैट को देखा जिसके बाथरूम की बाहर वाली खिड़की चौपट खुली है। बेशर्म गुंडे बदमाश। टावल की ओर लपकती औरत मुंह खोल करके चीखी, लेकिन खिड़की से उसे नीचे देखकर जाते हुए औरत का मुंह खुला का खुला रह गया। एक लपकता अवसर जल्दबाजी में फिर उसके हाथ से गया। औरत को अपनी डूबती किस्मत पर रोना आया। उसके भाग्य का वह गुंडा बदमाश फ्लैट नंबर 178 के पास फड़फड़ा रहा है। सामने ड्राइंग रूम के 3 लोग बैठे और एक खड़ा विस्की पी रहा है। एक चिल्लाया, वाह क्या सीन है। सबकी आंखें उसी तरफ मुड़ गईं। क्या कहता है? आओ सट्टा लगाएं। आसमान से उतरा फरिश्ता या अंतरिक्ष से आया चोर? लगाते हैं फरिश्ते पर 1 के 4 और चोर पर 1 के 8। जल्दी माल निकाल बे। फ्लैट नंबर 149 के किचन में आटा गूंथती काली औरत ने कहा, तुम वो हो? एक वो है जो गैरत का मारा ऊपर से नीचे कूद पड़ा, और एक तुम हो निठल्ले निकम्मे, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मैं नौकरी ना करूं तो भूखे मर जाओ। उसे देखो और कुछ शर्म करो और कुछ ऐसा ही करो। खड़े आदमी ने दरवाजे से नीचे गिरते आदमी को एक बार देखा और चुप बैठा रह गया। जब गिरते आदमी ने उसे देखा तब भी वह उसी तरह चुप बैठ गया। औरत के अधिक बड़बड़ाने पर वह चुप उठा, चुप चप्पलें पैरों में फंसाकर बाहर निकल आया और आदतन चुप सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे उतरते हुए उसे ऐसा लगा कि वह नीचे गिर रहा है। उसने जेब ढूंढी, लेकिन आखिरी बीड़ी वहाँ भी नहीं है। उस वक्त फ्लैट नंबर 118 के बाजू से वह गुजर रहा है, जिसके टेरेस में दर्जनों कैक्टस के गमलों के बीच से पीले पत्तों वाली एक बेल दीवार के कोने से बार बार बाहर उमड़ रही है। अस्त व्यस्त मोटी औरत ने लगभग कान खींचते हुए लड़के को बुरी तरह डपटा। छोड़ छोड़। उसने देखा दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं करता। हाय, वह नीचे गिरा जा रहा। उसने ज़रूर देखा होगा। लड़के ने ठीठता से कहा, किसने देखा? पसरी औरत बेदम हाँप रही है। अरे उसने, और किसने? उस मुआ ने जो नीचे गिरा जा रहा है। लड़के ने हाथों में ताकत भरी और गिचगिचा कर बोला, कौन गिरा? आप तो मुझे देखो जाने मन कि आपके लिए मैं कितने नीचे गिर सकता हूँ। कहते हुए मनी बैग से फूली और 3 जगह से उगड़ी चितकवरी पैंट पैर के से परे ठेल दी और उसने हर आवाज़ दबा दी। फ्लैट नंबर 94 के बूढ़े ने उसे बहुत पहले से देख लिया था। फ़र्क केवल इतना रहा कि वह उसे चिड़िया समझकर खुशी खुशी सोच रहे थे कि आकाश में अभी भी कितनी चिड़ियाँ हैं।
लेकिन उनकी बत्ती सी निपक कर बाहर आने की हुई जब उन्हें कुछ कुछ आभास हो सका कि इतनी बड़ी तो चिड़िया नहीं हो सकती। ऐनक लगाकर वे सप्रमाण जान पाए कि कमबख्त यह तो आदमी है और बेकार ही नीचे को भागा जा रहा है। रेलिंग से सटी कुर्सी पर लेटते हुए बुदबुदाए, आहा, जवानी की मौज भी क्या होती है। ज़मीन आसमान सब एक हो जाता है, कहीं भी चले जाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाएं सभी सनसनाती, तब कुछ भी गजब करने का मन होता है। और अब तो मेरी ना उम्र रही और ना कोई गजब हुआ, अब तो देखने से भी डर लगता है। उन्होंने टटोल कर गोली खाई और आसमान से मुंह फेर कर करवट बदल ली। जिस दम वह फ्लैट नंबर 72 के नज़दीक पहुंच रहा है, उसके भीतर के हाल में पहले से कुछ परेशान हाल लोग आपस में उलझ रहे हैं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। तभी जिसने उसे देखा, उसके साथ कई लोग समवेत चिल्लाए, वह देखो कैसा अजीब, हाँ गजब, एकदम फाइन यार। उनमें से सिर खुजलाता आदमी जिसने सबसे बाद में देखा, मुंह फाड़कर आया और सबसे आगे हो गया। अरे हाँ, उसकी हाँ इतनी बड़ी और लंबी हुई कि उसमें सबकी हाँ घुस गई और दूर तक देर तक फैली रही। उसने कहा, हाँ एक नया आइडिया, ये आइडिया आखिर आसमान से टोपका और छप्पर फोड़ के सामने आया। सब लोग उसके चारों ओर खड़े हो गए। दादा की भालो, अपन को एक तो नई आइडिया आई, अपन को बीमा के बारे में एड फिल्म कोरबो। तो सुनो, आमार कंपनी की महिमा, जार लाइफ का बीमा कराया, वो आदमी 300 मंजिल से नेचू को कूदा। बूझ ले तो आमार कंपनी सच्चे फास्ट शाला कि जब वो 200 मंजिल पे पहुंचा तो कंपनी ने फौरन खिड़की से क्लेम का चेक पकड़ा दिया। वी आर फास्ट, वी आर अहेड द साला टाइम, एकदम नई आइडिया। यह दुनिया का नियम है कि जो नीचे गिरता है वह गिरता ही जाता है। प्रकृति भी इसमें आड़े नहीं आती, बल्कि इसमें अपनी सारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ जुट जाती है। वह फ्लैट नंबर 28 के सामने रुकना चाहता है, लेकिन बावजूद हरचंद कोशिशों के रुकना हो नहीं पा रहा है। उस फ्लैट की तीसरी खिड़की में से भी निकला एक कोमल कमजोर हाथ उसे रोकना चाह रहा है, लेकिन रोक पाना नहीं हो पा रहा है। यूं तो बड़ा शोर सुनते हैं कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। आज यह कहनात बेकार सिद्ध हुई। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, आगे यह भी जताया गया है कि प्यार की दुनिया की कोई भी ताकत किसी को गिरने से रोक नहीं सकती, लेकिन एक लेखक ही है जो यह कमाल दिखा सकता है कि भले ही कागज के मैदान पर और कलम के माथे पर भल भल स्याही बहाता हुआ, और ऐसा हुआ भी, लेकिन कुछ फ़र्क के साथ हुआ यह कि फ्लैट नंबर 23 से नीचे आते आते वह सीधे ज़मीन पर नहीं गिरा, पास के पेड़ पर आया, फिर उसकी डालियों से, टहनियों से, पत्तों से सरसराता पके आम सा टपका हरे लॉन पर। धम्म की एक हल्की आवाज़, और वही भी बहुत हल्की धीमी। धूल झाड़ी उठकर चल दिया, इस बार भी बिना बताए कि कहाँ जा रहा है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, लेकिन आप भी तो दिल ही दिल में यह चाहते थे, तो फिर आप ये क्यों और कैसे की रट क्यों लगा रखी है। अगर दिल की बात पूरी हो जाए तो आपको, उनको, सबको भला क्यों और कहाँ आपत्ति होनी चाहिए। नमस्कार। Thank you, Mukesh Verma ji. I think you have heard a different kind of narration actually in his way of telling the story. He's not telling in a traditional way of storytelling way. He's juxtapositioning actually positioning of different pictures. He's giving different pictures and juxtapositioning them to give a new idea of what new urban life is, with a satirical style and a comic style. In this sense, it's a very new story. We must have give him applaud actually. Next, we'll go Vijay Kumar.
Vijay Kumar sir. Yeah. साहित्य उत्सव उन्मेष के अवसर पर आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री बसवराज कालगुड़ी जी, असमिया, हिंदी, राजस्थानी और सिंधी के मेरे कहानीकार मित्रों एवं आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं साहित्य अकादमी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी से रूबरू होने का यह सुनहरा मौका दिया। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैं अपनी कहानी हिंदी में पढ़ने की कोशिश करूँगा। आशा है आप मेरी त्रुटियों का माफ़ करेंगे। आपके समक्ष में उड़िया की अपनी जिस कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दुविधा। इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। तो आइए सुनते हैं कहानी दुविधा। आई विल ट्राई टू बी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। उस बारे में अब कतई नहीं सोचेगा, ऐसा सोचते ही अधिक से अधिक सोचने लग जाता सनातन। आखिर सोचता क्या है वो? उस पुलकदा के बारे में ही तो। क्यों किया था ऐसा वायदा उसने पुलकदा से? क्यों हामी भरी थी उसकी बात पर? जबकि हामी भरने के सिवाय उस वक्त और कोई चारा ही कहाँ था उसके पास। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। वो हामी ही उसे सांप की हिस्करी की तरह डराती रहती है, भूत बनकर रास्ता रोक लेती है। लाख भूलने की कोशिश करने के पर भी अधिक से अधिक याद आती है वह बात, कहीं कुछ नहीं होगा। हठात वह बात एक हथौड़ी की तरह उसके सिर पर चोट करने लगेगी, गला दबाकर पकड़ लेगी। वह हाँफने लग जाएगा। सहसा उसका सिर लट्टू सा घूमने लगेगा, उसे उबकाई आने लगेगी। पल भर के लिए सही उसे मर जाने की इच्छा होगी, लेकिन सनातन मर नहीं पा रहा होगा, जी भी कहाँ पा रहा होगा। यह चिंता तो उसे कब का पंगु बना चुकी होती। मिल में काम करते समय कई बार उसका हाथ कटते कटते बचा है। भीड़ भरी सड़क पर अन्यमनस्क हो चलते समय कई बार मोटर गाड़ी के पहिए के नीचे आते आते बचा है। हजारों बार पूछा है माणिक ने, तुम क्यों इस तरह खोए खोए से रहते हो? गांव जाने पर माँ बाबूजी पूछते हैं, इस तरह दुबलाता क्यों जा रहा है बेटे? कलकत्ते के सब ठीक ठाक तो है ना? सनातन का दोस्त बिहारी दूधवाला माखनलाल कई बार पूछ चुका है, इतने परेशान क्यों हो सनातन भाई? पूछा है चाय वाले बटू घोषाल ने, तुमी एमन मनमारा होय छे केने गो? 5 साल से किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दिया है सनातन ने, सिर्फ जरा मुस्करा भर देता है मूर्छाई कुमुदिनी सा। कभी कभी रात को सपने में देखता है वह पुलकदा को, गोल गोरा सफाचट चेहरा पुलकदा का, लेकिन अचानक उसके अधटकले सिर पर 2 सींग उग आते हैं। उसकी आंखें अड़हुल के फूल की तरह लाल हो जाती है, बित्ते भर की जीभ बाहर निकल आती है, चटक काला दिखने लगता है चेहरा, मानो पलक झपकते वह जमदूत बन जाता है और जान बचाने के लिए भाग रहे सनातन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते सनातन न जाने किस गड्ढे में गिर जाता है कि जमदूत रूपी पुलकदा उसे दबोच लेता है। सनातन जोर जोरे से खींचता है और उसकी नींद खुल जाती है। माणिक की नींद भी टूट जाती है। कैसा सपना देखा कहकर वो सनातन के माथे पर हाथ रखती है, पल्लू से पसीना पूछ देती है। चौक कर जग गई नांडी पर जरा सी थू थू करके थूक छिटक देती है, खींच लेती है अपने पास, सीने से सीना चिपक लेती है। हिंदी इज क्लियर आई थिंक? ठीक है।
पिछली बार झूलन में वो गांव गया था नांडी और मानिक को साथ लेकर। माँ की चिट्ठी आई थी गांव से काफ़ी दिनों पहले, बेटे इस बार झूलन में जैसे भी हो आना, तेरे बप्पा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, न जाने कब क्या हो जाए, तुझे मेरी कसम है इस बार जरूर आना बेटे। गांव पहुंचकर सनातन ने देखा सचमुच बप्पा की हालत बहुत नाजुक है, चमड़ी लटक आई है, किंतु माणिक भला ससुर की सेवा क्या करेगी करती। वो तो सनातन के लिए इस ओझा उस ओझा के चक्कर लगाने लगी। तलदुमका के कोम्भूपानी दास से एक ताबीज लाकर उसने सनातन की बाह में बांध दी। अरिष्ट खंडन के लिए माँ ने बूढ़े महादेव के सिर पर 108 बेलपत्रा चढ़ाए, तब भी सनातन को बुरी सपनों से छुटकार नहीं मिला पा रहा था। आई एम डिलीटिंग सर्टन थिंग्स। महानगरी के रहने के 1-2 महीने के बाद सनातन का परिचय हुआ था पुलकदा से। उन दिनों एक होटल में बॉय का काम करता था सनातन। उस होटल में काफ़ी देर से आया करता था पुलकदा। उसके लिए अलग से खाना बनता। खाने से पहले वो छक कर पीता, अपने साथ लेकर आता तरह तरह की रंगीन बोतलें। जिस रात शराब लेकर नहीं आता, सनातन शराब की दुकान ढूंढता फिरता और कहीं से भी हो शराब लेकर ही लौटता। पुलकदा पुलकित होता। धीरे धीरे सनातन से उसका संबंध गहराने लगा। जरूरत पड़ने पर वो सनातन को पैसे भी उधार देता रहा। बाद में पुलकदा के बारे में और भी बहुत सी बातें जानने को मिली सनातन को। पुलकदा एक कोठी का दलाल है, लड़कियां लाकर कोठे में बेच देता है, कोठे में लड़कियां बेचकर बीच में मुनाफा कमाता है। पूरे दिन खटने के बाद खुद से खाना पकाना, फुर्सत नहीं मिलती सनातन को कुछ भी सोचने की। किंतु माँ की प्यार भरी पुकार बीच बीच में सनातन के कानों में गूंजती रहती। दिख जाता था कभी कभार बप्पा का पान खाता पोपला मुख। सहस्र कोस की दूरी फलांग कर मन पहुंच जाता गांव में। ताड़ के पत्ते जैसे हाथ हिलाते हुए मानो गांव उसे बुला रहा हो, लौटा लौटा सनातन। सनातन गांव लौट आया। शादी बगैर की पुनः महानगरी की और भाग सनातन। इस बार उसके साथ थी उसकी नवविवाहिता दुल्हन माणिक। जिस दिन माणिक ने कहा वो माँ बनने वाली है, सनातन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के मेले में गुड़िया खरीद करने की आशा से उल्लसित एक अबोध बालक सा मानो वह कूदते फुदकते चल रहा। माणिक को पेट से हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए थे कि न जाने कहाँ से रोग व्याधियाँ ने बाल बच्चों सहित आकर उस पर धावा बोल दिया। आज पेचिश तो काल उल्टी, किसी दिन सिर में दर्द तो किसी दिन पेट में मरोड़। सनातन ने एक होम्योपैथी डॉक्टर से दवा लाकर माणिक को खिलाई, मगर आजकल की बीमारियों का इलाज भला किस होम्योपैथी डॉक्टर का बस में है। माणिक को लेकर एक बड़े डॉक्टर के पास जा पहुंचा सनातन। 4 घंटे इंतजार करने के बाद उसका नंबर आया। माणिक को एक ऊंचे टेबल पर लेटाकर 1 मिनट इधर उधर देखते बाद उस बूढ़े डॉक्टर ने थमा दी दबा की एक लंबी सूची और झटक लिए 100 रुपये। सनातन इधर उधर से कर्ज लेते लेते डूब जरूर गया, मगर माणिक की दवा बंद नहीं हुई। बीच बीच में डॉक्टर को भी दिखाता रहा। आई एम डिलीटिंग सर्टन थिंग्स। क्लिनिक में भर्ती होने के बाद उसको क्लिनिक ले गया जो डिलीवरी होने के लिए। क्लिनिक में भर्ती होने के 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने पुनः कह दी एक नई बात, पेट नहीं कटवा गया तो माँ बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सुनने ही सनातन के सिर पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधारा छा गया।
उसने खिंचाते हुए सोचा, हमारी माँ ने किस तरह हमें गांव में पैदा किया था। कोई कोई तो 5-7 बच्चों की भी माँ है। कौन से डॉक्टर नर्स थे गांव में। रुआसा वो माणिक का सिर सहलाने लगा। माणिक की आंखें झलझलाई, गला कंपने लगा। उसने कहा, चलो यहाँ से, इतने रुपए कहाँ से लाओगे तुम। मुझे मरना होगा तो मर जाऊंगी, पर तुम्हारा कर्ज में डूबकर मराना नहीं सह पाऊंगी मैं। माणिक के हाथों पर हथेली रखकर, ऐसा मत कहो माणिक, ईश्वर हमारी मदद करेगा, कहकर सनातन बाहर चल गया। अलग अलग अड्डे पर जाकर पुलकदा को ढूंढने लगा सनातन। काफ़ी ढूंढने के बाद एक चाय की दुकान में उसने भेंट होने पर सनातन ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। पुलकदा ने सनातन की सारी बात सुनने के बाद अफसोस ज़रूर जताया, पर पैसे देने के लिए आनाकानी की। बोला, देखो सनातन, तुम्हें इतने रुपए किस विश्वास से दूं। तुम्हारे गांव न जाने कितनी दूर है दूसरे राज्य में। तुम्हारी नौकरी की भी कोई ठौर ठिकाना नहीं। 1000-2000 की बात अलग है, इतने रुपए तू चुकाएगा कैसे। एक झांक में सनातन दौड़ा चला आया था पुलकदा के पास। पुलकदा की इन बातों ने उसके आखिरी भरोसे को बहा दिया बीच नदी में। सनातन पुलकदा के पैर पकड़कर चीखने चिल्लाने लगा, मेरे बीवी बच्चे को बचा लो पुलकदा। मैं गांव की ज़मीन बेचकर ब्याज के साथ तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। किसी गांवली ऑपेरा का अभिनेता की तरह चीख उठा सनातन। भला पुलकदा क्यों सुनेगा कुछ, मना कर दिया पैसा देने के लिए। लौट कर जा रहा था सनातन, कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से पुकारा पुलकदा ने, सुनो सनातन। सनातन लौट आया। पुलकदा ने कहा, तू हाँ कहे तो एक शर्त लगाऊंगा। सनातन सहसा कुछ समझ नहीं पाया। पुलकदा ने कहा, पूरे रुपए अभी तुरंत दे दूंगी, लेकिन उधार नहीं, शर्त लगाऊंगा तेरे बच्चे पर। पुलकदा ने कहा, तू हाँ कहे तो शर्त लगाऊंगा। पुलकदा की शर्त लगाऊंगा लेकिन उधार नहीं दूंगा। लड़का हुआ तो तेरा, लड़की हुई तो मेरी। पुलकदा की बात खत्म होते होते सनातन गुस्से पककर लाल हो गया। ऐसे ये कुछ घटनाएं घटे। ये पैसा उनसे लाकर ये डॉक्टर को दिया, ऑपरेशन हुआ, उसका डिलीवरी हो गया। आधी रात ऑपरेशन थिएटर से कुआं कुआं रोने के आवाज़ सुनाई देने पर वो आश्वस्त हुआ। कुछ देर बाद एक नर्स निकली ऑपरेशन थिएटर से और बोली, लड़की हुई है। लड़की होने की बात सुनकर सनातन का सीना पुनः दहल गया और गला सूख गया। मानिक कैसे है यह तक पूछना भूल गया वो। सिर्फ पुलकदा का मन ही मन मुस्कराना मानो एक विकराल हंसी में रूपांतरित होकर चार ओर से उसका रास्ता रोकने सा लगा। जन्म के समय सिर पर कम बाल होने की वजह से माणिक बेटी को नांडी कहकर बुलाती थी। जो बाल नहीं था, नांडी कहकर पुकारना सनातन का भी आदत हो गई। वो काम से लौटकर नांडी को गोद में लेकर उसे लड़ियाता, उसे चूमता। नांडी ने जब, और कुछ हम छोड़ दिया, नांडी ने जब चांद की ओर हाथ बढ़ाना सीखा, सिर पर रिबन बांधा, माणिक से कहानियाँ सुनने की जिद करने लगी, तब सनातन के सिर पर मानो पूरी पृथ्वी का बोझ लद जाने से लगा। वो खोया खोया सा रहने लगा, नाहक ही खींचने लगा, यूनियन में बवाल मचाने लगा, मैनेजर का गरियाने लगा, दोस्त यारों से झगड़ने लगा, गांव चिट्ठी लिखना भूल गया, पुलकदा से मुँह चुराने लगा।
आ, कब कब तक छुपेगा पुलकदास? वो दो तीन मिनट, हाँ ठीक। कब तक छुपेगा पुलकदा से? कहाँ छुपेगा? पुलकदा की आंखें तो बिखरी पड़ी है पूरे महानगरी में। उस दिन ड्यूटी पूरी करके सनातन घर लौट रहा था, शाम को अपने पीछे पीछे किसके आने सा लगा उसे। मुड़कर देखे बिना वो लंबे लंबे डग भरने लगा। सनातन कहकर पुकारने की गंभीर आवाज़ सुनाई दी पीछे से। सनातन ने पलट कर देखा, फक सफ़ेद कुर्ता पहने पुलकदा उसे हाथ के इशारे से बुला रहा है। सनातन रुक गया। पुलकदा के इशारे से वो खिंचा चला आया एक अंधेरे स्थान पर। पुलकदा ने बिना किसी भूमिका के कहा, सनातन अब अपनी बेटी मुझे दे दे, उनके नाचने की उम्र हो गई है। खड़ियाँ चुराने के बाद हेडमास्टर द्वारा पकड़े गए दूसरी कक्षा का एक छात्र की तरह भुवक भुवक कर रोने लगा सनातन। पुलकदा ने अपनी अनिच्छा के बावजूद सनातन की पीठ पर गुरुसुल्लभ हाथ से थपक देते हुए कहा, चिंता मत कर सनातन, तू चाहेगा तो कुछ ही महीने में फिर से तेरी पत्नी की गोद में बच्चा खेलने लगेगा। सनातन समझ गया कि पुलकदा से बचना मुश्किल है। जल थल वन गिरी आकाश कहीं भी छुपने पर पुलकदा उसे ढूंढ निकालेगा। महानगरी के आधे गुंडे उसके हैं, पुलिस प्रशासन से तो वो खिलवाड़ करते हैं पालतू कुत्तों की तरह। सनातन ने बड़े घिघियाते हुए स्वर में कहा, पुलकदा, अपनी पत्नी से यह बात मैंने अब तक नहीं बताई है। उससे पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगी या फिर संख्या खा लेगी। तुम ही कोई उपाय बताओ पुलकदा, मैं क्या करूं? सनातन चौक उठने सा एक जबरदस्त हंसी हंसते हुए पुलकदा ने कहा, बेवकूफ, एक औरत को नहीं ठग सकता, कैसा मर्द है वे? सनातन बुद्धू सा पुलकदा की और ताकता रह गया। पुलकदा ने सिनेमा के अंदाज में 2-3 डग बढ़ाते हुए कहा, कल से रेसकोर्स मैदान में मेला लग रहा है, बेटी को मेला दिखाने ले जाना, मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा होऊंगा। लौटकर उसकी माँ को कह देना कि बेटी मेले में खो गई। इतना कहकर पुनः हंसते लगा पुलकदा और अंधेरे में धीरे धीरे खो गया। सनातन भी खो गया था अपने भीतर। किस वक्त और कैसे आकर वो अपने डेरे पर पहुंचता सनातन नहीं जान पाया। कमरे के सामने अंधेरा था, दरवाजे अंदर से उठाले हुए थे। सनातन दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर से माणिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने ध्यान से सुना, नांडी को कहानी सुना रही थी माणिक। सनातन दरवाजे धक्केल कर अंदर पहुंच गया। कहानी के बीच में बेटी से बोला, अरे नंडी, इस झूठमूठ की कहानी से तुझे क्या मिलेगा? मेला लगा है रेसकोर्स रोड पर, चलेगी? थैंक यू। Thank you, Vijay Kumar ji. It's a very simple narrative, actually, telling the dichotomy of tradition and modernism, and real difficulties that the honest people face. And thank you for your good story. And we will go next to Madan Gopal Lada, is it? Yeah, he's a Rajasthani writer, actually bilingual writer, is it not? So he writes in Hindi and Rajasthani. Basically, he's a poet. प्रेम कविता तो बहुत लिखता है उन्हें। प्रीत के रंग होते हैं हजार, 2 लाइनें हैं इनके कविताएं का। आप पढ़िए प्लीज। कमा गणिसा, उदासी रो कोई रंग को नहीं हुए, एक राजस्थानी कहानी का हिंदी अनुवाद। उदासी का कोई रंग नहीं होता। आपको नज़र करना चाहूँगा, अनुवाद हमारे प्रतिभाशाली अनुवादक डॉक्टर गौरी शंकर ने किया है। मोबाइल से बात करने के बाद मन को कुछ राहत मिली।
यादों के आंगन में कुछ बिंब उभरे तो वक्त की सुई 7 साल पीछे लौट चली। 7 साल पहले जब मैं भूमि को लेकर जैसलमेर गया था, शादी के बाद हनीमून जाने के लिए संयोग तो नहीं बैठा, पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कला शिक्षकों के इंडक्शन कोर्स के बहाने मुझे और भूमि को हनीमून जाने का मौका दे दिया। राजस्थान की सोनल रेत का समुद्र हमेशा से मुझे अपनी तरफ खींचता रहा है। वैसे हमारे पूर्वज राजस्थान के ही हैं। 100 साल पहले मेरे दादाजी रोजगार के लिए कानपुर गए और हम वहीं बस गए। पिताजी का जन्म यूपी का है, पर हमारे परिवार ने अभी भी राजस्थानी संस्कृति और उसके रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा है। हमारा पैतृक गांव झुंझुनू जिले में है, पर कॉलोनी के लोग हमें मारवाड़ी के रूप में जानते हैं। इस प्रकार मरुभूमि की यात्रा के सहारे जहां मुझे अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिल रहा था, वहीं भूमि की रेत के दौरों और गढ़ को देखने की चाहत पूरी हुई। मेरे चित्रकार के लिए जैसलमेर का उमाव कम नहीं था। वहाँ तो हवा भी रेत की चादर पर भांति भांति के चित्र बनाती रहती है। जैसलमेर के विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिरों, हवेलियों और किले की दीवारों पर बने चित्रों को देखकर दिल खुश हो जाता है। यादों के कैनवास पर एक चेहरा। मरुभूमि युगों से कला की दृष्टि से बहुत उपजाऊ रही है। चांदनी रात में लोक संगीत की महफिल से मेरी यह धारणा और पुख्ता हो गई। पीढ़ियों से संगीत साधना करने वाली लंगा मांगणियार जातियों के कलाकारों ने अपने लाजवाब हुनर से रंग जमा दिया था। ठंडी रात में उनके सदे हुए सुर रावण हत्थे की तान के साथ मानो अमृत बरसा रहे थे। इसे सुनकर देसी पर्यटक तो सुध बुध खो चुके थे, विदेशी पर्यटक भी बावरे होकर झूम रहे थे। मैं 1-2 बार पहले भी ऐसी संगत का आनंद ले चुका हूं, पर भूमि के लिए यह नितांत नया अनुभव था। उसका चेहरा इस बात की हामी भर रहा था। ढलती रात में काड़ियों कूद पड़ियो मेले में के उतावले सुर पर पेटी, ढोलक और जींजा जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि और सुर ताल के साथ लोक नृत्य की धमाकेदार प्रस्तुति हुई। परंपरागत पहनावे में 3 बंजारा बालाओं ने अपनी कला से सबका मन मोह लिया। यूं लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया हो। भूमि उनके नृत्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक मुझे लगा कि दाईं ओर नाचने वाली लड़की, जिसका नाक नक्श इतना सांचे में डला हुआ था कि वह सुंदरता में उन तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, केवल नाच रही थी। उसके चेहरे पर गीत संगीत के अनुसार कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। मेरा कलाकार जाग उठा और मैंने उस लड़की पर नजरें गड़ा दी। सचमुच वह लड़की केवल सुर ताल के अनुसार हाथ पैर हिला रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, भाव विहीन। मैं उसे टकटकी लगाकर देखता रहा। 1-2 बार उससे नजरें भी मिली, पर मुझे लगा कि उसकी आंखों में एक अनबूझ उदासी पसरी हुई है। गीत पूरा हुआ तो चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा ध्यान टूटा। लोग खड़े होकर कलाकारों को बधाइयाँ दे रहे थे, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान की झलक तक नजर नहीं आई। उत्सव के समापन के बाद मैं और भूमि होटल पहुंचे। मेरा मन उस अनजान लड़की की उदासी की चिंता में घुट रहा था। सोने से पहले मैंने यह बात भूमि को बताई तो वह खूब जोर से हंसी। ये आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं क्या? एक चेहरा देखा और उसमें खो गए। तुम ध्यान रखना, कभी कोई सुंदर चेहरा मुझे अपने साथ भी ले जा सकता है, मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। मुझे विश्वास है खुद पर और उससे भी ज़्यादा तुम पर। वह चिढ़ने की जगह गंभीर हो गई और मेरे करीब आ गई। अगले दिन सुबह हम किला देखने गए। किले के पत्थर अपने अद्भुत शिल्प की गाथा सुना रहे थे।
यह भव्य दृश्य मन को इतना भाया कि मैंने किले के बिल्कुल सामने ड्राइंग स्टैंड लगाकर कूंची कलम निकाल ली। मैं किले का स्केच बना रहा था कि वह लड़की दिखाई दी। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था जो रावण हत्थे से रह रहकर सुर निकाल रहा था। मैंने फिर उसके चेहरे की ओर देखा। सांवला रंग, काजल निकाले मोटी आंखें, काले बाल और गोल चेहरा। मैंने चित्रकारी छोड़ उससे कुछ सुनाने का आग्रह किया। उसने सुरताल के साथ एक लोक भजन सुनाया तो मैंने 100 का नोट देकर उसकी कला का मान किया। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने उस बूढ़े आदमी से उस लड़की का चित्र बनाने की इजाज़त मांगी। उसने एक बार तो आनाकानी की, पर मेहनताने के 100 रुपये अग्रिम देने पर वह राजी हो गया। मैंने उस लड़की को सामने चौकी पर बिठाया और कलम थाम ली। क्या पता क्यों मैंने अपना मानस बदल दिया और स्केच की जगह एक कार्टून बना दिया जिसमें उस लड़की की दोनों चोटियां ऊंची खड़ी दिखाई दे रही थी। इस कार्टून को देखकर वह हंस पड़ी। मुझे पहली बार उसके उदास चेहरे पर मुस्कान की लकीर दिखाई दी। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नृत्य बहुत ही सुंदर है, मैंने कहा। घर का नाम इमरती है, पर लोग मुस्कान के नाम से पहचानते हैं, वह बोली। मैंने तुम्हारा चेहरा निगाहों में कैद कर लिया है। अगले साल आऊँगा तब तुम्हारी फ़ोटो बना कर लाऊँगा, मैंने उसे देखते हुए कहा। अगले वर्ष तो मैं यहाँ नहीं मिलूँगी, मुझे मुंबई जाना है, सिनेमा में। यहाँ पर नाच कर तो पेट ही मुश्किल से भरा जाता है और वहाँ रुपयों की बारिश होती है। उसकी आवाज़ में सपने कशमसा रहे थे। इसके बाद 1 महीने में 10 बार उससे मिलना हुआ। भूमि की तो वो जैसे सहेली ही बन गई। हर एक मुलाकात में मैं उसकी उदासी का रंग पहचानने की कोशिश करता रहा। यह अकारण नहीं था, क्योंकि खुश चीज़ों की तुलना में मुझे उदास दुनिया कुछ ज़्यादा ही पसंद है। शायद इसी कारण उदास दुनिया की अद्भुत चित्रकार अमृता शेरगिल मुझे सबसे प्रिय लगती है। मेरे अंदर ऐसा कुछ है कि मैं उदास दिखने वाली चीज़ों से एकाएक जुड़ जाता हूँ। कॉलेज में पढ़ते हुए भी मैं अक्सर पेंसिल से सपाट पथराई ज़मीन, कच्चे घरों और पुराने टपरेलों झोंपड़ियों वाले गांवों और गवाड़ में खेलते बच्चों के चित्र बनाता रहता था। बात करने से पता चला कि वह लड़की अपनी ज़िंदगी से खफा है। उसकी चाहत है कि वह किसी बड़े शहर में जाकर अपनी नृत्य कला से खूब धन दौलत कमाए। वह मुंबई जाकर क्या करेगी? एक शाम भूमि ने मुझसे पूछा। बार में नाचेगी, मैंने कहा। मेरे आकाश का है यह चांद। इमरती तो मुंबई पहुंची कि नहीं, पर मैं 4 वर्ष बाद अवश्य मुंबई पहुंच गया। देश के नामी राज स्टूडियो में आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका जो मिल गया। मैं भूमि के न चाहते हुए भी केंद्रीय विद्यालय में आर्ट टीचर की नौकरी छोड़कर मायानगरी आ गया। मेरे बहुत दबाव देने के बावजूद भूमि ने बैंक में क्लर्की नहीं छोड़ी और अपने पापा के पास लखनऊ रहने लगी। मायानगरी की तो माया निराली है ही। सिनेमा, संगीत और कला की दुनिया का तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। मेरे लिए मुंबई आना किसी सपने का सच में बदलने जैसा ही था। राज स्टूडियो में काम करते हुए 6 महीने के बाद मेरे चित्रों की एकल प्रदर्शनी लगी तो कला की दुनिया में मेरी उपस्थिति दर्ज हुई। इस प्रदर्शनी में रेत राग नाम की मेरी एक पेंटिंग खासा चर्चा में रही, जो मैंने मुंबई आकर बनाई थी। इस पेंटिंग में रेत के अथाह समुद्र के बीच एक बड़े गढ़ की पृष्ठभूमि में आसमान में चांद सितारों की तरफ देखती एक लड़की की तस्वीर थी। मुझे याद आया कि इस लड़की का चित्र बनाते हुए मेरे मन में कहीं वो बंजारन अवश्य थी। वही नाक नक्श, सांवला रंग और लंबे काले बाल। उसके चेहरे पर पसरी उदासी सबसे खास बात थी जो पेंटिंग में प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी और मेरे मन में बस चुकी थी। इन चित्रों से मुझे उम्मीद से कहीं ज़्यादा वाहवाही मिली। एक नामी समीक्षक ने तो कलम कूची की रेत राग शीर्षक से एक पत्रिका में समीक्षा भी लिखी। कई बार चाहते हुए भी मैं दोबारा जैसलमेर नहीं जा सका और न ही माया नगरी में कभी फिर उस लड़की से मिलना हुआ। भरोसे का नाम है धरती। समय की सीढ़ियां चढ़ते 1-2 वर्ष निकल गए
उन दिनों स्टूडियो के काम से मेरा भुवनेश्वर जाना हुआ, जहाँ पर मेरे मेज़बान थे एस सावन कुमार। वे भुवनेश्वर के एक ओडिया अखबार में पत्रकारिता से जुड़े थे। उनकी पत्नी धारा जवाहर नवोदय विद्यालय में आर्ट टीचर है। सालों पहले एक ट्रेनिंग में धारा जी मेरे साथ थी। उस समय उनकी गोद में 1.5 साल का बच्चा था। कुमार साहब बच्चे की सार संभाल में मदद के लिए साथ आए थे। तब मेरा उनसे मिलना हुआ। समय के साथ हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। असल में कुमार साहब भी मेरी तरह आचमन के शौकीन थे। लगभग 1 पखवाड़े तक हम वहाँ रहे। अक्सर शाम को हम साथ बैठकर आचमन करते और हताई भी। मेरी शादी में दोनों 2 दिनों के लिए पधारे और उन्होंने मुझे कई बार सहपत्नीक भुवनेश्वर बुलाया, पर आने का संयोग कभी बना ही नहीं, और आज बना भी तो अकेले। कुमार साहब 2 दिन पहले ही राजस्थान से आए हैं। वे एक ध्यान शिविर में आबू गए हुए थे। मुलाकात में शिविर की खूब वाहवाही कर रहे थे। मैंने दोपहर तक सारा काम निपटा लिया। वापसी की फ्लाइट अगले दिन शाम को थी। अब बातें करने के लिए खूब समय था। बातचीत शुरू हुई तो पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए समय का पता ही नहीं चला। दारा जी ने अपने बचपन की कई नई बातें बताई। शाम ढल रही थी तो मेरे आंखों में उतरे सवाल को पढ़ते हुए कुमार साहब ने बताया कि उन्होंने आध्यात्मिक संस्थान से जुड़ने के बाद घूंट से तौबा कर ली है। उन्होंने सुबह मुझे आश्रम में चलने का निमंत्रण देते हुए कहा, कम विद मी टुमारो मॉर्निंग, रियली बहुत सुकून मिलता है। दीदी का लेक्चर सुनकर सारा टेंशन दूर हो जाता है। अरे मेरे जैसे नास्तिक का वहाँ क्या काम। फिर टेंशन दूर करने का अपना तरीका दूसरा है, वही पुराने वाला। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और सुबह की मीठी नींद बचाने के लिए उन्हें टालना चाहा। आई नो वेरी वेल, सालों तक मैंने भी तो वही तरीका अपनाया है, बट नो मोर। अब तो वो क्या बोलते हैं, आत्मा को जगाने की धुन लग गई है। एनीवे, आप तो आर्टिस्ट है, क्या पता कोई अच्छा आइडिया मिल जाए, इसी बहाने से ही सही, मगर चलिएगा ज़रूर। उनके इस तर्क और अपनत्व के सामने मैं ढीला पड़ गया। अगले दिन सुबह अंधेरे में और कुमार साहब आश्रम में पहुंचे। वह लंबे चौड़े हॉल में सैकड़ों लोग मौन बैठे थे। हॉल का दरवाज़ा बंद होने से अंधेरा छाया हुआ था। धीमी आवाज़ में बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। सामने दीवार पर एक बड़ी फोटो टंगी हुई थी जिसमें लाल रंग का बिंदु चमक रहा था। फोटो के नीचे एक पाटे पर 2 महिलाएं बैठी थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए। कुमार साहब बैठते ही ध्यान में मग्न हो गए और मैं इधर उधर ताकने में। ध्यान पूर्ण होते ही हॉल में प्रकाश फैल गया। कुमार साहब ने धीरे से बताया कि अब प्रवचन होगा। उनके अनुसार यह प्रवचन परमात्मा का लिखा हुआ है। इसे लगातार सुनने से हम खुद की आत्मा को पहचान सकते हैं। आत्मा को पहचानने से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और परमात्मा से सीधा संपर्क जुड़ जाता है। जब दाईं तरफ बैठी औरत ने ओडिया भाषा में प्रवचन शुरू किया तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा ध्यान खंबे के पास बैठी औरत की तरफ गया। सांवला रंग, मोटी आंखें, सांचे में ढला नाक नक्श। मुझे लगा कि उस औरत को तो कहीं देखा है। हम कानपुर, मुंबई या दूसरी कहीं जगह। कहाँ कानपुर, मुंबई या दूसरी कहीं जगह। अचानक मेरे मन में खटका हुआ, अरे यह तो इमरती है, जैसलमेर में नाचने वाली बंजारन, जिस पर मैंने चित्रों की एक पूरी सीरीज बनाई थी। उसके बाद क्या प्रवचन हुआ मुझे कुछ खबर नहीं। मेरा ध्यान तो उसके चेहरे पर ही स्थिर हो गया। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि अभी तक वही उदासी उसके चेहरे पर पसरी हुई है, मगर वह यहाँ कैसे? क्या यह मेरा भ्रम है? उसे तो जैसलमेर में होना चाहिए था या फिर मुंबई के बार में। इस दक्षिणी राज्य में वह कैसे आ सकती है? फिर वह तो गाना बजाना जानती है। ऐसे प्रवचन से उसको क्या मतलब? ये आत्मा परमात्मा का राज उसने कब कैसे जान लिया? मेरा हृदय सवालों से बिंदा जा रहा था। मैं मरने पर भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह इमरती नहीं, कोई दूसरी है। प्रवचन पूरा हुआ तो ओम की गूंज के साथ सभी खड़े हो गए। कुमार साहब लोगों से मिलने जुलने में व्यस्त हो गए और मैं मंच के करीब पहुंच गया। मंच के पास जाते ही मेरा विश्वास पहाड़ की तरह ठोस हो गया। इमरती, आप इमरती ही हो ना? मुझे पहचाना?
मेरे सवाल से एक बार तो वह सकपका गई, पर मुझे देखकर धैर्य धारण कर लिया। हाँ, इमरती ही हूँ। इतने सालों बाद भी आप नहीं भूले तो मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? क्या आज फिर मेरा चित्र बनाएंगे? उसने पूछा। मेरा तो काम ही चित्र बनाना है, पर तुम यहाँ कैसे, और ये सफ़ेद कपड़े कैसे धारण कर लिए? तुम तो मुंबई में जाकर नाम और दाम कमाना चाहती थी, फिर? मेरी जल्दबाजी ओठों पर उतरकर शब्दों में तैर गई। बहुत लंबी कहानी है ये। आप तो केवल इतना जान लीजिए कि कभी तो दुर्भाग्य मनुष्य को कष्ट देता है और कभी खुद मनुष्य दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। क्या कमी थी मेरे जैसलमेर में? अम्मा, बाबा, घर और समय पर रोटी, सब कुछ तो था। ग्वाला हुआ तो क्या हुआ, मोटियार भी था, जिसके साथ बचपन में शादी हुई थी। मैंने धरती का भरोसा तोड़ दिया तो भटकाव लाजमी है। वह बोलते बोलते रुक गई और छत की तरफ देखने लगी। पर कैसे? मैंने प्रश्न किया। मुकलावे की रात मैं घर से भागकर मुंबई पहुंच गई। भागने पर पता चला कि यह दुनिया कितनी दगेबाज है। फिर पूना, नागपुर, औरंगाबाद, कहाँ कहाँ नहीं भटकी। ऑर्केस्ट्रों में गाया, होटलों में नाची, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं किया। रेत के टीलों में गरीबी तो है, पर ऐसी भूख। तो वापस क्यों नहीं गई? मैंने बीच में ही पूछा। मुझे वापस लौटना मंजूर नहीं था। घर वालों को तो वैसे ही खूब परेशान कर दिया था। अब फिर उनके गांवों से खरूंट उतारने में कोई सार नहीं लगा। आत्महत्या करने की तैयारी में थी कि करुणा दीदी मिल गई। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र ही नहीं दिए, नया जीवन दे दिया। अब मुक्ति की साधना ही जीवन का मकसद है। यह कहकर वह चुप हो गई। पर कैसी मुक्ति? ये सब तो। मेरी बात पूरी होने से पहले वह बीच में बोल पड़ी। मैं आपकी बात मानती हूँ, मुक्ति का पता नहीं, पर यह जीवन तो आराम से कट जाएगा। खैर, जाने दो इन बातों को। आज आप अकेले कैसे? मैडम जी साथ में नहीं आए क्या? उनको भी कभी प्रवचन में लाओ, उसने कहा और किसी की आवाज़ सुनकर अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मैं अपनी जगह पर नहीं था। उसके बोल रह रहकर मेरे भीतर गूंज रहे थे। मैंने धरती का भरोसा तोड़ा है तो फिर भटकाव लाजमी है। क्या यह बात मुझ पर भी लागू नहीं होती? भूमि के साथ आया हुआ अंतराल, संवादहीनता और मेरी तरफ से तलाक की कार्रवाई के सारे चित्र आंखों के सामने घूमने लगे। यह दुर्भाग्य को सामने पैरों निमंत्रण नहीं तो भला क्या है? इमरती की तरह मैं भी तो भटक रहा हूँ जगह जगह। यह कैसी तृष्णा थी, नाम की या धन की? नहीं, मैं सफ़ेद कपड़े नहीं धारण कर सकता। मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार तो जीवन को बहुत प्यार करता है। मुझे वापस जाना है। मन में यह भाव जन्मा तो अंगुलियाँ मोबाइल में भूमि के नंबर तलाशने लग गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you, Madan Gopal ji. It's a very beautiful story. Beautiful story in the sense that it is studied with, completely studied with the Rajasthani culture actually. It's a, Banjaran is a symbol. Banjara is a symbol of nomadism. Yes. And this nomadism in a modern context, how tragic it can be. It's a story told by our very good short story writer. You must give a good applause to him. एक छोटी सी लाइन ऐड कर देती Please, हूँ। please. जितनी तल्लीनता से, जितने अच्छे से आप सुना रहे थे, उतने ही धैर्य से सब सुन रहे थे। Yeah. इतना गहरे तरीके से सुन रहे थे। आप दोनों की कहानी को बराबर से प्रतिक्रिया देती हूँ सर, कि 2 मिनट के लिए ये लगा जब आपने बीच में एक लाइन बोली थी कि कहानी ज़रा लंबी है, तो हमें लगा कि आप वाइंड अप कर रहे हैं शायद समय के अभाव में। तो ये एक अच्छे कहने वाले और शायद एक अच्छे सुनने वाले की निशानी होती है। थैंक यू सो मच सर। And we'll go for the last story writer today, Namdev Tarachandani sir. He's a very senior short story writer amongst us, and he's a poet, he's a upanyaskar, novelist, and also a short story writer. And you must know that he was born in 1946 in Pakistan, actually, in a Bairpur district, is it not? Now he is settled in Vadodara, Gujarat, and he has won Academy, Sahitya Academy Award also.
You must give a good applause to our singer, right? Please. नमस्कार। मुझे थोड़ा कहानी पढ़ने से पहले जो बैकग्राउंड देना था वह काम परोक्ष रूप से अध्यक्ष ने कर दिया, क्योंकि यह कहानी सिंधी भाषा के संदर्भ में है। सिंधी भाषा इस समझो कि वन ऑफ द डिसअपियरिंग लैंग्वेजेस, स्पेशली इन इंडिया। जितने सिंधी भाषी यहाँ इंडिया में हैं उससे बहुत ज़्यादा सिंध में है। ये मुझे बैकग्राउंड देना था जो सर ने अच्छे से बता दिया। पाकिस्तान में है सिंध, वो अलग बात है, लेकिन हमारी भाषा के संदर्भ उधर जुड़े हुए हैं। सिंधी कहानी, इसका शीर्षक है म्यूज़ियम। शीर्षक कहानी की खिड़की होता है, लेकिन यहाँ यह कहानी किसी म्यूज़ियम के बारे में है नहीं, यह तो एक सिंबल है। पापा, सिंधी किताबों का क्या करें? दवा की बोतल रखते हुए आशा ने कहा। दुनिया की हर छोटी बड़ी समस्या का अच्छा समाधान मिल जाता है। दोस्त को वे समझा रहे थे। उन्हें लगा उसकी बहू आशा ने उन्हें कुछ कहा, पर उसका ध्यान अपने दोस्त की ओर था। उन्होंने आशा को ऐसे ही जाता देखा। थोड़ा सोचकर पूछा, आशा, तुमने कुछ कहा? मेरा ध्यान नहीं था। नहीं, कोई खास बात नहीं, ऐसे ही, बाद में देखेंगे। आशा तब तक चाय की ट्रे ले आई थी। पड़ोसी सुंदरदास को वे अपना पक्ष समझा रहे थे। मुझे देखो, हमारे आगे कितनी अजीब समस्याएं आती रही हैं। कभी स्कूल नहीं थे या अच्छे नहीं थे, अब एडमिशन नहीं मिलती, कहीं सेंट्रल स्कूल खुले नहीं थे, हमारे बच्चे गुजराती नहीं सीख पाए, हम अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। मेरी पत्नी को तुम देख ही रहे हो, उसे सभी गुजराती भाषी समझते हैं। हमारी बहू मराठी वातावरण से आई है, फिर भी शुक्र है हिंदी या अंग्रेजी से गुजारा हो जाता है। सुंदरदास हंस पड़े। आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। और फिर दोनों को हंसते देखकर छोटी बेबी अभिलाषा छोटी सी हथेलियों से ताली बजाने लगी। चाय पीकर सुंदरदास बेबी को टाटा करते हुए अपने घर गए। सुंदरदास डॉक्टर थे। कुछ सालों से वे अपने दोस्त बिहारी लाल के पड़ोस में आकर रहे थे। अक्सर वे अपने दुख सुख बांटने बिहारी लाल के पास आते थे और काफ़ी खुश होकर जाते थे। बिहारी लाल का छोटा और आदर्श परिवार उनको सुकून देता था। आज कल वे अपने एकमात्र बेटे की अंतर्जातीय शादी के संबंध में चिंतित रहते थे और बिहारी लाल से आश्वासन लेते रहते थे। सुंदरदास के जाने के बाद थोड़ा रुककर आशा ने उनके पलंग के पास बैठकर पूछा, पापा, सिंधी किताबों का क्या करें? हर छोटी बड़ी समस्या का व्यवहारिक समाधान निकालने में माहिर बिहारी लाल ने आज थोड़ी उलझन महसूस की और कहा, क्या करें? अभी तो रोज़ नई पुस्तकें आती रहती हैं। आप तो अब पढ़ भी नहीं सकते, दूसरे तो वैसे ही नहीं पढ़ सकते। आशा ने अपना प्रश्न किया। आजकल वह घर को ठीक ठाक करने में लगी हुई थी। हाँ भाई, सोचना पड़ेगा। बात तो सही है, अब मैं पढ़ भी नहीं सकता। शरीर के दुख, नज़र की कमज़ोरी, ऊपर से ढेर सारे टेलीविज़न के कार्यक्रम
और घर में गुजराती अखबारें, अंग्रेजी मैगजीन और सिंधी पुस्तकों की भरी भरी अलमारियां, सोचना तो पड़ेगा। उन्होंने समस्या का दायरा तो स्पष्ट कर दिया, पर उसका कोई हल अभी तक सूझ नहीं रहा था। आशा ने ये बातें पहले भी सुनी थी, पर उसका किसी तरह का कोई आग्रह नहीं था। 5-6 बड़ी बड़ी अलमारियां सिंधी किताबों की, वह तो मात्र अब उसकी सार्थकता ढूंढ रही थी। यदि उसका कोई योग्य उपाय मिले तो वह तलाशना चाहती थी। बस। बिहारी लाल कुछ गंभीर होकर बोले, हाँ बेशक सोचना पड़ेगा, कहते हुए वह शाम की पैदल सैर के लिए जाने लगे। घूमकर आने के बाद उसने आशा को बुलाया, पास में बिठाया। उन्होंने फिर अपने सोचे हुए सुझावों का ब्यौरा देना आरंभ कर दिया। देखो, तुम हो MBA, तुम कहती हो ना, किसी भी क्षेत्र के स्रोतों के आधार पर ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। मैं तुम्हें स्रोतों और स्थितियाँ तो बताता रहा हूँ, अब तुम ही अपनी मास्टरी काम में लगा लो। बताओ तो कौन से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। आखिरी अथॉरिटी मेरी। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके पापा, मैं वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ। दूसरे दिन आशा ने उन्हें एक प्रिंट आउट दी। उसने हर मुमकिन अपने सुझाव देने की कोशिश की थी, पर बिहारी लाल पढ़कर निराश हो गए। लगभग ये सारे उपाय उसने सोचे ही नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर अमल करने की कोशिश भी की थी। पब्लिक लाइब्रेरी को पुस्तकों के अलमारियों समेत दान करना एक ऑप्शन था। एक अलग लाइब्रेरी यहाँ या कहीं और स्थापित करना, यूनिवर्सिटी को बिना डिपार्टमेंट के ही लाइब्रेरी सेक्शन की ऑफर को स्वीकार करना, संस्कृत अर्धमागधी अपभ्रंश पुस्तकों के साथ सिंधी पुस्तकों का विभाग खोलना, सिंधी परिवार ढूंढकर उन्हें थोड़े थोड़े ग्रंथ भेंट करना, या जैसे पढ़े हैं पढ़े रहने दें, जैसे उपाय उन्होंने सोचे थे। उन्हें किताबों का म्यूजियम खोलने में बड़ी आपत्ति थी, और ये उपाय उससे अलग नहीं थे। बिहारी लाल अखबार रखकर यह लिस्ट पढ़कर अधिक उदास हो गए। फिर चाय पीते पीते उसने दूसरे उपाय सोचने शुरू किए। उन्हें लगा उनका यह विश्वास कहीं लुढ़क न जाए कि हर समस्या का कोई न कोई अच्छा समाधान मिल ही जाता है, और इस वक्त उन्हें अपनी ही समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। उन्होंने आशा को बताया, मैं सिंधी पुस्तकों का म्यूज़ियम अपनी आँखों से देखना नहीं चाहता। उनके आगे आते सारे उपाय व्यवहारिक नहीं थे, क्योंकि इस समय उन्हें सिंधी पुस्तकों को पढ़ पाने की संभावना ही दिखाई नहीं देती थी। उन्हें याद है, यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में विभाग खोलने की ऑफ़र भी उन्हें मिली थी। उसमें उन्हें कोई बड़ा खर्च भी नहीं करना था। सिर्फ हर पुस्तक पर अंग्रेजी में पुस्तक का शीर्षक, लेखक तथा विषय का वर्गीकृत नंबर, स्टिकर लगाए और आगे और पीछे लगा देने की शर्त रखी गई थी। उन्हें तभी ख्याल आया था कि 5000 पुस्तकों पर इतनी मेहनत के बाद भी शायद ही कोई रिसर्च के सिवाय उसका उपयोग करेगा, और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। अब तो इस बात को भी 2 साल बीत गए। अब तो उन्होंने सोचना भी छोड़ दिया था। उन्हें मालूम था, जब भी किसी समस्या का योग्य संतोषजनक समाधान नहीं मिले तो उसे समय पर छोड़ देना भी एक उपाय है। पर अब उनकी बहू भी इसका उपाय सोचने में मदद कर रही थी, इसलिए अब वे फिर से सोचने लगे थे। 4-5 दिन फिर वह बात नहीं निकली। अलबत्त बिहारी लाल के मस्तिष्क में सोच विचार चलता रहता था। उन्होंने कुछ हाईटेक जानकारों से असेसमेंट कराया कि इन पुस्तकों के
कुछ ऑडियो फॉर्मेट में लाने का क्या उपाय है और उसका बजट क्या बनता है, पर वह भी सही नज़र नहीं आया। ऑडियो लाइब्रेरी अवश्य एक अच्छा माध्यम होगा, पर उससे इन पुस्तकों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह लाइब्रेरी सिंधी न पढ़ सकने वालों के लिए एक बड़ी सहूलियत बन सकती है, जो पढ़ना चाहता हो और पढ़ न सकते हो। उनकी संख्या भी कोई खास तो नहीं है। उसके पास दूसरी भाषाओं का साहित्य और दूसरे माध्यम तो हैं ही, वे उनमें से समय निकाल पाएँ यह भी तो नहीं दिखता। फिर वह भी केवल सिंधी भाषा बोलने तथा समझने वालों तक सीमित है, जो मात्र पढ़ नहीं सकते। यूँ बिहारी लाल अपनी ही सोच में भटक रहे थे कि अचानक एक दिन उनकी बहू आशा ने मुस्कुराते हुए एक लिफाफा उसके पास रखा। बिहारी लाल समझ गए कि ज़रूर कुछ खास है। लिफाफे का मजमून आशा के चेहरे पर पढ़ के वे भी उत्साह में आए। उन्होंने लिफाफे में से एक बड़ा पत्र निकाला और जैसे पढ़ते हुए उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वह पत्र आशा को सिंध पाकिस्तान की एक संस्था ने आशा के ईमेल के जवाब में भेजा था। उन्होंने लिखा था कि वे उसकी ये सभी पुस्तकें राष्ट्रीय सिंधी पुस्तकालय के एक प्रोजेक्ट के तहत टोकन कॉस्ट करीब 1000 अमेरिकी डॉलर और फॉरवर्डिंग कॉस्ट में लेने के लिए तैयार हैं। पत्र कराची से आया था। बिहारी लाल और आशा अब भी मुस्कुरा रहे थे। थैंक यू। Thank you, sir. It's a very, although it seems to be a very simple story, it tells about the dominant culture and the small culture, between a contrast between a dominant culture and a small culture. Sindhi symbolizes a small culture here, and the question of survival of Sindhi language is at the core of the story here. And I think it's a big question which is troubling us now actually, how to retain the actually अपना चेहरा, अपने रीजनल भाषाओं का चेहरा कैसे हम सुरक्षित रखने का ये संदर्भ कैसे है, ऐसा सोचने का अब वक्त आ गया है। That type of problem, I think the storyteller is telling in front of us. So big applaud to him. And I think we shall end this session with me rendering a short story of a great writer of Kannada, of course of India, P. Lankesh, who was a great poet in Kannada and a fiction writer, playwriter, and a translator, screenplay writer, and a journalist who saw that the political system of 70s crumbled and a new political party emerged through his Lankesh Patrike actually. He was a socialist to the core at his times, but in his story writing, he started to explore the existential possibilities of a human being. I shall read a small story within 5 to 6 minutes actually, and I think I will be communicating with you effectively if I read it in Hindi. So I'll be reading the story in Hindi. Your name is? What's your name? Her name is Kranti, and it is a story about the Kranti. How it can be a ritualistic, I mean, a real sense of activism. He is talking about the real sense of activism and how does an activist become a ritualistic. So this is a short story told by a friend about her friend who is an activist called Lisa. मेरी गर्लफ्रेंड लीसा है,
वह मेरे चाचा के बेटी है। मेरी माता पिता ने उसका पालन पोषण तब किया जब चाचा और चाची ने अपनी मातृभाषा को बचने के विरोध में आत्महत्या कर ली। वह बहुत अच्छी है। हमारे पूरे प्रांत में उनके जैसी सक्रिय विरोध करने को आतुर, किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ धरनी सत्याग्रह करने वाले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। एक पुरानी जोड़ी पैंट पहनकर और अपने समूह के वर्दी को शर्ट के रूप में पहनकर वह शहर के पार्कों में, शहर की सड़कों में, खेतों के बीच में क्रांति की चिंगारी बनकर चमकती थी। उसका नाम था लीसा। लीसा को देखकर मुझे दुख हुआ। उसकी मासूम आस्थाओं के देखने के परेशान करने वाला था। मैं पूर्ण रूप से संशयवादी हूँ। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो तख्तियाँ लेकर चिल्लाते हैं। एक योद्धा की तरह नारे लगाने वाला पुरुष या महिला मुझे खोखला लगता है। एक महिला कम स्त्रैण दिखती है। जो लोग देश से प्यार करते हैं, जो भाषा से प्यार करते हैं, उन्हें मुझे गलत नहीं समझाना चाहिए। जिनके पास प्यार करने वाले नहीं होते हैं, वे देश से ऐसे ही प्यार करने लगते हैं। वे भाषा को संरक्षित करने के लिए लड़ते हैं। मैं कोई ढोंगियों, बेईमान लोगों को जानता हूँ। मैं कई ढोंगियों, बेईमान लोगों को जानता हूँ जो मन से कुछ कहते हैं और घर पर कुछ और करते हैं। जो शब्दों को मुखौटे से रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं करता। वे अपने प्रति किए गए सम्मान को शाबाशी मानते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। झूठी ही उसके जीवन की एकमात्र मंत्र है। यह सब देखकर मेरा जीवन के प्रति मोह खत्म हो गया। इस बात पर कोई भरोसा नहीं है कि लीसा जैसी लोग इस देश में शांति ला सकती है। ऐसी महिलाओं मुझे लुनाटिक करके डांट रहे थे, मुझे एक विकृत प्राणी करके पुकार रहे थे। मैं ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहती। इसीलिए मैंने शहर के बाहर अपने बगीचों के बीच एक घर बना लिया है। जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, उन्हें कीचड़ और पत्थरों के बीच से 4 मील पैदल चलना पड़ता है। मेरे पास उन्हें देने के लिए कॉफ़ी तक नहीं है। मेरे पास उनका मनोरंजन के लिए शब्द नहीं है। हालांकि कुछ लोग आते हैं, वे जो विशेष त्योहार के लिए वंती लगते हैं, वे जो राष्ट्रीय सेवा के लिए यात्राएं करते हैं, वे जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, जो प्रकृति के बीच एक अध्यात्म रखने वाले लोग हैं, जो बलात्कार के खिलाफ संगठित होते हैं, वे जो उनके ध्यान के लिए हर वृक्ष का उपयोग करते हैं, एक नहीं, 2 नहीं, मैं ऐसे सभी लोगों की बात सुनकर उन्हें 2 रुपया दूंगा। समारोह में आए, वे पुकारते हैं, मैं बोलूँगा जरूर, मगर उनको मालूम है कि मैं नहीं जाऊँगा उधर। मुझे किसी भी चीज़ का कोई शौक नहीं है। लीसा मेरी तरह नहीं है। हमेशा गरीबों के समर्थक, प्रकृति की समर्थक, मासूमियत और शहर की सुंदरता की समर्थक, आधुनिकता का खिलाफ जो इस देश की सुंदरता को छीन रही है, उन लोगों के खिलाफ जो अपनी संपत्ति के लिए सब कुछ
नष्ट कर सकते हैं। लिसा बहुत मासूम है। लंगड़ों को और अंधों के लिए आंदोलन चलाने वाली लिसा अपना आश्रम शुरू किया। वह उनके लिए एक स्कूल चलाती थी। वह अपनी भाषा की बराबरी के बारीकियों की ठीक से सीखने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए सही संकाय लेकर आई। वो कहती थी, भाषा, साहित्य, संस्कृति सब पर जागरूक होना चाहिए। इसके लिए सभी को लड़ना चाहिए। पर्यावरण भी ऐसा ही है। वह अपने बारे में सोचे बिना 60 साल तक संघर्ष करती थी। वह हर बात पर कड़ी प्रतिक्रिया देती थी। इस देश के सभी विकलांग, गरीब, असहाय, पिछड़े, निराश्रित, उनकी वर्दी, पोस्टर, नारा हमेशा तैयार रहता था। 80 साल की लिसा का घर भी उसके 2 एकड़ खेत के बीच में थे। जैसे जैसे इस बूढ़ी औरत का गला सुस्त हो जाता था और शरीर धीमा पड़ता है, शहर के दबंगों की नज़र उस पर पड़ती जाती है। जब हजारों लोगों के पास खड़े होने की जगह नहीं है, उनके सिर पर छत नहीं है, तो यह बूढ़ी औरत क्यों रो रही है? इसके पास 2 एकड़ जमीन क्यों चाहिए? उन्होंने कहा। उनके हाथों में तख्तियां थी और वो लिसा के विरुद्ध नारे लगाते थे। मैंने पूछा, ये क्या है लिसा? मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। लिसा बोला। कहाँ गया आपकी विरोध? मैं कहा। यह उसके लिए विडंबना थी। फिर भी वह चिल्लाई, क्या तुम्हें किसी चीज की प्यार नहीं है? चिंता नहीं करे? क्या तुम्हारे पास लड़की जैसी दिल नहीं है? मैंने कहा, मुझे किसी भी चीज की कोई शौक नहीं है। यह सब फाकंडी लगते हैं। वह चुप हो गई। फिर उसने कहा, शायद आप ही सही कर रहे हैं। फिर मैंने अपनी लिसा की ओर से एक तख्ती पकड़ी और नारे लगाए। वह मेरा पहला और आखिरी विरोध था। मैं 75 साल का हूं अब। बाद में लिसा के मरने तक उसके दरवाजे पर कोई नहीं आया। उनकी मृत्यु के बाद अगले दिन उनके घर पर एक नोट पोस्ट किया गया था। मैंने उसे भी नहीं पढ़ा। मुझ में कोई उत्साह नहीं था। मुझे लिसा की तरह भाषा की परवाह नहीं है। एक लंकेश की छोटी कहानी है। कन्नड़, इसकी लैंग्वेज कन्नड़ थी। हाँ, लिसा। थैंक यू बसवराज सर। बहुत ही खूबसूरत कहानी और बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ। ये जो दौर था बहुत खूबसूरत था, शुरू से लेके अंत तक, जिसका कोई अंत नहीं। हम चूँकि परंपरा हमारी आगे बढ़ने के लिए कह रही है, तो आप सभी का सहृदय धन्यवाद करने के साथ ही अब हम क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ेंगे। और चूँकि हाँ, सर नहीं है संतोष चौबे सर, मेरे पास अगला नाम है चैतन्य जी का। चैतन्य प्रसाद माझी सर से मैं अनुरोध करूंगी कि अंग वस्त्रम के लिए सर आए। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम अंत में। सब हाँ बिल्कुल अध्यक्ष महोदय से करेंगे। बसवराज कलगुड़ी सर। नामदेव सर, नामदेव तारा चंदानी जी।
अपूर्व कुमार सेकैया सर, मुकेश वर्मा सर, मदन गोपाल लड़ा सर। एक और सदस्य थे अतिथि विजय कुमार नायक जी, वो अभी नहीं है, वो चले गए हैं, विजय कुमार जी थे। एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। अभिनंदन करेंगे कंपेयर लेके लिए। थैंक यू सर। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बोलना चाहूँगी सर, कितनी अच्छी और अजीब भी कह सकते हैं, अजीब ज़्यादा बोलूँगी, कि कई बार हम भाषाएं समझ नहीं पाते। जब मैं शुरुआत में आई मुझे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लग रहा था। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सर बराबर से जुटे हुए थे, और मैं बार बार ध्यान जा रहा था, शायद इसी को बोलते हैं ना एक सूत्र में बांधना, जिसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ भावनाओं से लेना देना है। तो थैंक यू सर।